Hello friends, good evening and welcome to ACC. Today we are going to discuss chapter number 1 Indian economy, lecture number 4 industrial sector on the eve of independence. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा डिस्कशन है जिस पे हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास क्या था आज से 200-300 साल पहले जो हमारे इंडस्ट्री का, हमारे हाथकर और बुनाई का जो नाम कीर्तिमान पहचान देश विदेश सब में था। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हिंदी फिल्म का एक बेहतरीन गाना हम सब लोगों को सुनना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो ये गाना पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। गाना का मजा लीजिए, उसके बाद में हम लोग बैक टू चैप्टर 1 में आ जाएंगे और देखेंगे कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमार। तो आपने यह देखा जो यहाँ पे बार बार जिक्र जो हो रहा था मलमल, किसका जिक्र हो रहा था? मलमल का मतलब क्या हुआ? अगर इंग्लिश में हम बोले तो MAL मलमल। ये जो था ये क्या है? फाइनेस्ट वैरायटी। क्या है? फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ क्या है? और मुस्लिम। अब बात यह है कि मुस्लिम क्या है? यह एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये क्या है? कॉटन टेक्सटाइल का टाइप है। मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कपड़े का हाथ से बुना हुआ कपड़ा था जो हमारे आर्ट्समैन का इतना बेहतरीन जो कपड़ा था। कॉटन टेक्सटाइल में मुस्लिम उस कैटेगरी को बोलता, और मुस्लिम में सबसे प्रीमियम कैटेगरी जो था वो क्या था? मलमल था। आजादी से पहले, अंग्रेजों के अतिक्रमण से पहले, हम मुगल की समय की बात कर रहे हैं, इसका नाम पहचान और कीर्तिमान इतना ज्यादा था देश विदेश सब जगह कि इसने अपना जो है तहलका मचा के रखा था अपने नाम का और ब्रांड का। और गाना भी आपने देखा कैसा उसके साथ में कनेक्टेड था। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये इतना इसका नाम पहचान और कीर्तिमान था और ये कॉटन टेक्सटाइल में हमारे हिंदुस्तान का इतना पकड़ था वर्ल्ड के मार्केट में कि टोटल जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट था, क्या है? टोटल वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट था, टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, क्या है? टेक्सटाइल, इसका 25%, समझिए 25% जो है वह कौन कंट्रीब्यूट करता था? इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया में से, अगर हम कन्वर्ट कर रुपीस में, 100 रुपया में से 25 रुपये का जो एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कौन करता था? इंडिया। इतना हमारा दम था। ठीक है, अब ये बात हो गया कि और चूंकि यह इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट था हिंदुस्तान के लिए और यही सब कारण की वजह से तो हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा करते थे। तो ये सब कारण की वजह से क्या था कि यह एम्प्लॉयमेंट जो था, क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सेक्टर का और इस जो सेगमेंट का एम्प्लॉय जनरेशन वाज सेकेंड लार्जेस्ट। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आपने यह देखा इसका कितना इंपॉर्टेंस था कि एग्रीकल्चर के बाद कोई ऐसा हिंदुस्तान का सेक्टर जो सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करता था अंग्रेजों के आने के समय में, वह कौन सा था? आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट था। ठीक है, अब ये तीनों चीज अगर पूरे विश्व में तहलका मचाया था तो डेफिनेटली ब्रिटेन में भी तहलका मचाएगा, इंग्लैंड में भी तहलका मचाएगा, और इंग्लैंड के मार्केट में, इंग्लैंड के वोमेन के बीच में, एलाइट ग्रुप के बीच में हमारे मलमल, हमारे कॉटन का बहुत ज्यादा डिमांड था। और इस डिमांड से घबरा के अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने अपने देश में 1700 के आसपास बैन कर दिया था। क्या है? 1700 के आसपास इसका असर इतना पावरफुल था
कि 1700 के आसपास, 17 ईयर्स के आसपास द ब्रिटिश क्या किया था, ब्रिटिश बैंड इंपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इनटू देयर कंट्री। उन्होंने क्या किया था, अपने कंट्री में बैन कर दिया था। ठीक है, अब जो ये तो वैसा टाइम था, 1700 तक हमारे देश में तो नहीं आया था, है ना, तो 1757 में आया था। तो ये सारा उसका असर था जो ब्रिटिश के पहले का। तो ब्रिटिश भी इससे घबराया हुआ था, ब्रिटिश भी ताक में था, फिराक में था। कैसे कैसे जब हमें हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का मौका मिले तो सबसे पहले हम इस मार्केट को तहस नहस करना है, और यह जो वर्ल्ड का जो शेयर है वह उसको गेन करना था। क्यों? क्योंकि वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, अंग्रेज क्या है, तो व्यापारी था, व्यापार करना था, उसको तो पैसा कमाना था, माल कमाना था। ठीक है, तो जैसे ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज का पहला विजय हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान का बदहाली चालू हुआ। और बदहाली ऐसा, उसका माइंडसेट क्लियर था कि क्या करना है। तो अगर आप उस टाइम के इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, क्या करें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, तो इस मार्केट को देख लीजिए कि कैसे स्ट्रक्चर था, गांव से लेके शहर तक, और कैसे अंग्रेजों ने उस मार्केट को तहस नहस किया। तो हमारे उस टाइम का जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जिसका नाम पहचान कीर्तिमान आपने सारे देखा कि कैसे वो हम सब लोगों को सोने की चिड़िया बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो एक इसका जो था पहला वाला जो तो गांव में जो चल रहा था, रूरल इंडिया में जो था, उसको क्या बोलते, जजमानी सिस्टम। ये किसके लिए था, रूरल और विलेज के लिए। इसी का इंटीग्रेटेड टू अर्बन, क्या है, इंटीग्रेटेड, क्या था, इंटीग्रेटेड टू अर्बन था। तीसरा वाला जो सिस्टम था वो क्या था, ददनी सिस्टम था, ददनी सिस्टम था। और चौथा वाला, लास्ट वाला क्या था, कारखाना। देखिए कैसे इस सब को हम लोगों को लिंक करना है, कारखाना सिस्टम, कारखाना। ठीक है, अब ये जो था जजमानी सिस्टम में क्या था, आर्टिकल ऑफ डेली नीड। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, जो विलेज एरिया में जाएंगे, तो पाएंगे कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो अपर कास्ट के लिए और जो रिच क्लास है उसके लिए डेली नीड का कुछ ना कुछ सामान बनाता है, पर्व त्योहार का समय बनाता है। उस टाइम में तो खाने का बर्तन भी नहीं था, तो कच्चे मिट्टी के बर्तन से लेके और जो भी सामान था आसपास का सारा चीज कौन बनाते थे, लोअर कास्ट के लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ डेली नीड। क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ डेली नीड बनाता था, और गांव में आके उसको सामान देता था, उसके बदले में अनाज लेता था। अभी क्या होता है, कैसी लेता है अनाज का, तो बहुत कम सिस्टम है। ठीक है, अब ये वाला जो सिस्टम है उसमें क्या होता था, आर्ट्समैन प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल। यहां भी क्या होगा, सेल के लिए। शहर में भी आप देखते हैं एक जगह होता है जहां मूर्ति बिकता है, जहां जगह होता है जो बांस का बनाया हुआ जो घर के सामान बिकते हैं, मिट्टी के बर्तन सब, पानी पीने का जो है मिट्टी का बर्तन सब बिकता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सामान होते हैं, तो हाथकर बुनकर ये सब होते हैं। तो क्या होता है कि ये शहर में भी एक जगह होता है जहां पे ये सारा सामान बिकता है। ये शहर वाला हो गया, ये क्या गांव वाला हो गया। अब ये मास प्रोडक्शन की बात हो गई। क्या हो गई, ददनी वाला सिस्टम क्या है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां लाखों कपड़ा बनाने की जरूरत है वहां छोटे छोटे कारीगर से ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे कारीगर को क्या करना पड़ता है, आर्ट्समैन के पास मर्चेंट जाता था। क्या करा, आर्ट्समैन के पास मर्चेंट जाता था और उसको चाहे तो मनी देता था। क्या देता था, चाहे तो मनी, जिससे वो कपड़ा खरीद के और काम चालू करेगा, या फिर नहीं तो क्या करेगा, रॉ मटेरियल देता था। क्या देता था, रॉ मटेरियल। क्योंकि आर्ट्समैन जो थे वो तो गरीब थे, वो कहां से पैसा लेके आएंगे लाखों कपड़ा बनाने के लिए। तो आर्ट्समैन के पास में कौन पहुंचता था, मर्चेंट पहुंचता था, और मर्चेंट चाहे तो उसको पैसा देता था या रॉ मटेरियल। तो ददनी मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। ददनी मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट, मतलब एडवांस चाहे तो मनी या फिर रॉ मटेरियल्स। ठीक है,
अब कारखाना वाला जो था यह राजा महाराजा और राजघरानों का था, कि जहां पे किंग और हाई नोबल्स के लिए क्या होता था, किंग और हाई नोबल्स के लिए जो स्किल्ड उस टाइम के क्या बात कर रहे हैं, स्किल्ड आर्ट्समैन थे, वह कपड़ा बनाते थे राजा महाराजा और मंत्री राजशाही परिवार के लिए। और उसके बाद में क्या होता था, उसका वैल्यू उनके नगर में भी था, राज्य में भी था, और बाहर के लोग भी, बाहर के राजा महाराजा भी वहां से कपड़ा लेते थे। मतलब यह जो मार्केट था वो बहुत बड़ा मार्केट था। इस चारों मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट जो क्या था, यह वाला था, क्योंकि उस टाइम में राजा महाराजाओं का था। उसके बाद अंग्रेज आया तो उसके बाद में क्या, सबसे पहले तो इसने उसके किंगडम को अटैक किया। उसके बाद में तो प्रिंसेस और हाई नोबल्स तो गए, तो सबसे पहले जो अंग्रेज आया उसके बाद में क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन किया इस इंडस्ट्री को, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्समैन मेजर मार्केट। इस मेजर मार्केट को क्या क्या डिस्ट्रक्शन किया, कैसे डिस्ट्रक्शन किया, रिमूवल ऑफ प्रिंसेस और नोबल्स। जितने भी प्रिंसेस और नोबल्स थे उस सबको राजा को जीत के, महाराजा को जीत के बोला कि भाई आपका काम हो गया, तमाम कर दिया। और उसके बाद इस मार्केट को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि उसका इंटेंट तो क्लियर था कि उसके मार्केट को डेवलप करना। तो पहला जो किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्समैन मेजर मार्केट और रिमूवल ऑफ प्रिंसेस और नोबल्स। अब जो था इसका वाला जो सेगमेंट देखिए, जो 3 वाला ऊपर वाला जो सेगमेंट है, आराम से इसको समझिए क्योंकि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए हैं, कैसे इसको लिंक करना है, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी। अब जब अंग्रेज इस मार्केट को तो तहस नहस कर दिया, अब इसमें क्या किया, अंग्रेज ने अपना जो है मोनोपोली क्रिएट कर, ब्रिटिश जो था इसको क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल किया। क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। क्या किया, प्राइसिंग का कंट्रोल किया, और प्राइस को जो रिड्यूस किया है, प्राइस रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 15 से 40%। 15 से 40% जो है प्राइस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो बताइए स्टेट बेस का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब यह प्राइस को रेगुलेट करके, उसके मार्केट वैल्यू को कम करके क्या किया, इसने डेफिनेटली इस मार्केट को डिस्ट्रॉय किया। ये तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी इस दोनों मार्केट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ यह उतना बड़ा हरामी तो था नहीं, इससे बड़ा वाला हरामी था। तो क्या किया, इसके साथ साथ इसने 3 और प्लान लिया। क्या 3 और प्लान लिया, तो सबसे पहला जो यह किया, बायस टैरिफ। इसके साथ साथ जो टैक्स लगता था सामान पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उस पे क्या किया, पक्षपात वाला, बायस्ड वाला टैरिफ की लगाया। और उसके साथ साथ दूसरा वाला जो हमारा प्रॉब्लम हो गया, अनफेयर कंपटीशन, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो चुका था, अब हमको कंपटीशन था हाथ से बनने वाले कपड़े और ब्रिटिश वाला जो मशीन से कपड़ा बन रहा था उसके बीच में। और तीसरा वाला क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आराम से समझते हैं, यह 3 फैक्टर जो है हमारे इस इंडस्ट्री को, हमारे इस सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डैमेज करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक तो रिमूवल ऑफ प्रिंसेस एंड हाई नोबल्स जो है बड़ा सा मार्केट को डिस्ट्रॉय किया, और इस वाले मार्केट को जो कुछ व्यापारी, जो कुछ कॉमर्शियल बचे हुए थे, वह अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको बोला कि भैया अब तुम्हारा टाइम गया। और उसमें क्या किया, पहला वाला जहां तक बात करते हैं, जो बायस ट्रैफिक की बात करते हैं, हमारे इंडिया के जो भाई बंधु थे, और हमारा यहाँ पे तो बहुत सारा सेगमेंट आपने देखा था कि 25% तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब देश के बाहर होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो अब देखिए कि कैसे उसने हमारे इंडस्ट्री को तहस नहस किया। पहला वाला सिस्टम बायस ट्रैफिक, उसने यह बोला कि अगर आप कोई सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ तो बैन हो ही चुका था, यहाँ तो 1700 में भी देख लिया था आपने, बैंड हो चुका था। क्या है, बैंड फिनिश गुड्स, बैंड
इन 1700 जो इनिशियल डिस्कशन में हम बात कर चुके थे, ठीक है। अब बोला कि यहां पे अगर आप इंडिया के मर्चेंट हैं, इंडिया के व्यापारी हैं, अपने सामान को अगर फॉरेन मार्केट में लेके जाएंगे, यहां पे बैन हो चुका है, बाकी वाले जगह पे लेके जाएंगे तो आपको हाई टैरिफ देना पड़ेगा, इवन डबल तक। तो क्या कहा, हाई टैरिफ देना पड़ेगा। ये पहला वाला बात हो गया। अब इसके बाद इंडिया, चूंकि यहां पे क्या था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो चल रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1760 से स्टार्ट होके 1860 तक चल रहा था। तो बोला इसको तो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके पास वहां पे उतना था नहीं। तो इंडिया से जो व्यापारी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट कर रहा था उस पे क्या था, जीरो ड्यूटी। देखिए कहां कितना अत्याचार किया। तो अगर इंडिया से जो वहां पे ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहा था, वहां पे क्या था, कोई टैक्स नहीं था। अब उसके बाद जब यहां पे इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हमारे उसके पास में इंडस्ट्री था, मशीन था, वहां जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता था वह इंडिया मार्केट में आया, इंडिया के मार्केट में आता था। और इसको हम क्या बोले, इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स। क्या एफजी मतलब फाइनल गुड्स। उस पे भी कोई ड्यूटी नहीं लगाता था। क्या नहीं लगाता था, कोई ड्यूटी नहीं लगाता था। तो ये मार्केट में क्या, इसका सामान, इसका कॉटन, इसका टेक्सटाइल, इसका इंडिगो, इसका पूरा रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन में गया और ब्रिटेन में जाके यहाँ के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंडस्ट्री था उसमें प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करके दोबारा इंडिया में डंप कर दिया। और चूंकि यहाँ पे जो मार्केट आया तो इस इंडियन मार्केट में क्या होगा, दो तरह का समस्या हुआ। तो एक तरफ जो है अनफेयर कंपटीशन, जो दूसरा वाला हम बात कर रहे हैं, दूसरा वाला जो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए कि क्या हुआ। तो दूसरा वाला जो सेगमेंट हुआ उसमें क्या किया इसने, अनफेयर कंपटीशन की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, अनफेयर कंपटीशन। इसका मतलब वैसा कंपटीशन जो फेयर नहीं है। क्या है, फेयर नहीं है। तो उसको बोलते भी तो है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहां तो क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। कैसे हिंदुस्तान के मार्केट को कैप्चर करना है, या उसका इंटेंट तो क्लियर था उस व्यापारी का, उस फिरंगी का। तो यहां पे क्या हो गया, अनफेयर कंपटीशन। क्या हुआ, एक जो हमारे हिंदुस्तान के भाई बंधु का मैन मेड गुड्स, क्या हो गया, मैन मेड गुड्स, मैन मेड कपड़ा, मैन मेड क्लोथ्स जो था, ये एक तरफ ये था। और दूसरे तरफ जो आपने देखा कि यहां पे मशीन से बन के सामान आया, तो क्या हुआ, मशीन मेड गुड्स। आप खुद सोचिए कि जब कोई मशीन बनाएगा, कपड़ा ही देख लीजिए, अगर हाथ से बनाएंगे कपड़ा और मशीन कोई कपड़ा बनाएगा, किसका क्वालिटी बेहतर होगा, डेफिनेटली इसका क्वालिटी बेहतर होगा। तो क्या था कि इसका क्वालिटी तो डेफिनेटली फाइन ट्यून था, बेटर था। क्वालिटी क्या था, बेटर था, QLTY, मतलब क्वालिटी तो बेटर था। और उसके साथ साथ चूंकि मास प्रोडक्शन हो रहा था, और क्या था, कॉस्ट क्या था, कम था। क्यों, ड्यूटी का भी जीरो कर दिया था और उसके बाद मशीन से बना, तो डेफिनेटली इसका क्वालिटी बढ़िया और कॉस्ट कम। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो कैसा कंपटीशन हुआ, मतलब आप यह समझिए सिंपल कि एक तरफ इंसान जो है पैदल दौड़ रहा है, अपने पांव से दौड़ रहा है, एक तरफ गाड़ी से दौड़ रहा है, घोड़ा से दौड़ रहा है, कौन जीतेगा, सिंपल है, गाड़ी वाला जीतेगा, है कि नहीं है, जब तक उसको गाड़ी में कुछ खराबी ना आ जाए। तो यहां तो वैसा वाला कंपटीशन था जिसको हम बोलते हैं कि अनफेयर कंपटीशन। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया बॉस, इसको कर दिया। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब इसका जो इंडियन मार्केट में क्या हुआ कि आपने देखा एक तरफ जो है अपना वाला मैन मेड गुड्स था, और दूसरे तरफ क्या था, मशीन मेड गुड, फिरंगी वाला मशीन मेड गुड्स। ये तो आपने अब हिंदुस्तान का जो मार्केट है, क्या है, हिंदुस्तान का जो मार्केट है ये कहां पे था, इंडिया में। अब हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदुस्तान के साथ रहते तो हम लोगों को गुलामी कटना ही नहीं पड़ता। तो बात क्या हुआ, यहां के जो लोग थे,
इफ इनफैक्ट मिडिल क्लास की बात करें, जिसके पास भी कुछ संसाधन था, उसको क्या लगा कि भाई देखिए अंग्रेज ऐसा कपड़ा पहन रहा है, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा कपड़ा है, तो हमको क्या करना है, वो कपड़ा पहने तो हमारा भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यह हुआ गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आदमी अपना जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, जो सामान को वो कंज्यूम करता है, जो सामान को व्यवहार करता है, वो कोशिश करता है कि अपने से अपर समुदाय, अपने से अपर जो कल्चर है, अपने से अपर का जो सिविलाइजेशन है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और दैट इज कॉल्ड दिखावा। क्या है? दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये इफेक्ट हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यह इफेक्ट हुआ जहां क्या होता है, जहां लेस प्रिविलेज्ड पीपल tries to copy the consumption pattern। क्या है? consumption pattern of more privileged people or society और सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिखावा, हम भी बेहतर कपड़ा पहने, हम भी बेहतर मोबाइल रखे, हमारे पास भी बेहतर घर हो, यह क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। तो आपने यह देखा कि जो हमारा वाला हिंदुस्तान का मार्केट था, उसको कैसे उसने, उसके आंख का किरकिरी तो पहले ही था, पहले उसको लग रहा था कि भाई ये मार्केट जो है ना, अगर रहेगा तो हमारा इंग्लैंड का तो कुछ नहीं होने वाला है। बैन 1700 में कर दिया था। जब उसको मौका मिला 1757 में हिंदुस्तान में पहला कदम रखा, तो उसके दिमाग में, माइंडसेट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तहस नहस करना है। जो भी कानून बनाया, जो भी तरीका अपनाया, जो भी उसने इनडायरेक्टली फोर्स दिया कि कैसे सिविलाइजेशंस के एंगल से डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट हो, डिमांड क्रिएट हो, तो ये सारा तरीका उसने साम दाम दंड भेद अपनाया, जिससे हिंदुस्तानी मार्केट को तहस नहस कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ यह भी देखना है उसका माइंडसेट क्या था, क्लियर था कि व्यापार का था, बिजनेस का था। व्यापारी अगर व्यापार नहीं करेगा, डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तो ये जो व्यापार था, जो व्यापारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी डेफिनेटली व्यापार करने के मकसद से ये आया था। तो हमारे यहां जो भी वो इंडस्ट्री लगाया होगा, जो भी वो फोकस किया होगा, सबका माइंडसेट क्या होगा? व्यापार का होगा कि वो करने से उसको क्या फायदा होगा। तो आप देखिए कि हमारे कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। किसी चीज का दो तरह का पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है? दो तरह का पार्टिसिपेशन होता है। एक होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन या स्टेट पार्टिसिपेशन, और दूसरा होता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि अगर सरकार कोई काम नहीं करता है तो प्राइवेट पार्टी जो पार्टिसिपेट करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट। और यह क्या है? सरकार वाला। ये क्या है? गैर सरकारी है। तो अगर उसने रेलवे का निर्माण किया, सरकार ने रेलवे का निर्माण किया 1853 में, उसका इंटेंट क्या होगा? उसका इंटेंट क्लियर होगा कि उसके व्यापार को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान के डिफरेंट जगह में कैसे हमें पहुंचना है, इस मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, कैसे दूर दराज के इलाके से हमें रॉ मटेरियल लेके आके एक्सपोर्ट करना है, कैसे दूर दराज के इलाके में हमारे सामान को पहुंचाना है। यह इसका मकसद था। क्या था? यह इसका मकसद था। उसके साथ साथ जो हम लोगों का जो क्लाइमेट था, हम लोगों का जो सिचुएशन था, वैसा इंडस्ट्री डेवलप किया जो वर्ल्ड वाइड क्या था? स्कार्सिटी ऑफ गुड्स था। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स अगर प्रमोट किया गया, उसका माइंडसेट यही था कि जो वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी ऑफ गुड्स था ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, उसको प्रमोशन हुआ, क्योंकि स्कार्सिटी है तो कोई जिंदा तो नहीं रह सकता। कैसा? चीनी का, शुगर का प्रोडक्शन है ना, आयरन का प्रोडक्शन, उसके बाद में सीमेंट का प्रोडक्शन। यह इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान में भी बढ़ा। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप देखें, 1907
1907 में क्या हुआ, टाटा ग्रुप ने किसका फाउंडेशन किया, टाटा आयरन एंड स्टील का। ठीक है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री ग्रो हुआ, चाहे वो सीमेंट का इंडस्ट्री की बात करें या शुगर की इंडस्ट्री की बात करें या फिर पेपर इंडस्ट्री की बात करें, ये सारा का सारा क्यों बढ़ा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी था। क्या था, वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी था आफ्टर वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, दैट हैज प्रमोटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन और यह सारा इंडस्ट्री। तो आपने देखा कि अगर रेलवे बनाया, सड़क बनाया, ट्रांसपोर्ट बनाया, तो उसका कहीं ना कहीं स्टेट पार्टिसिपेशन जो है इंपॉर्टेंट था, उसके अपने व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मतलब तो इस पूरे चीज को अगर समराइज करें, इस पूरे चीज को, कहानी को समराइज करें, तो दो असर हुआ। हमारे हिंदुस्तान को कहां पे पहुंचा दिया, उसको हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। इस पूरे को समराइज करें तो इसका असर क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसको देख लीजिए। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम कंपाइल कर ले, हमारे हिंदुस्तान को क्या किया, जो एक प्रोस्पेरियस था, जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको इसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके सिंपली बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और इसके लिए कौन जवाबदेही था, इसका बेसिस जो था, इसका जो फाउंडेशन था, वह यह था ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1760 से 1860 का, इसके लिए जवाबदेही था। पूरा इसको फोकस करके जो फिरंगी था, अपने व्यापार को फोकस करके, अपने कंट्री को फोकस करके, हमारे कंट्री को क्या बना दिया, ऐसा बना दिया कि नारंगी का जूस जो होता है चूस के और उसको सिट्ठी को फेंक दिया, वैसा वाला ही कर दिया। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल होगा तभी जाके इसका इंडस्ट्री फलेगा, फूलेगा, ग्रो करेगा, और यहां से बनाने के बाद इसको बेचना है, मार्केट में जाना है, तो हिंदुस्तान के मार्केट में आ गया। मतलब एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, यह इसका क्या है, समराइजेशन है। और यह कैसे संभव हुआ, इसने अपना जो भी दिमाग लगाया, कैसे किया, टू वे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था, टू वे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब कि वह तौर तरीका अपनाया जिससे हमारे इंडस्ट्री को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डैमेज हो और उसका अपना इंडस्ट्री जो हो ग्रो करे। यह दो एंगल से उसने काम किया। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, बेसिक क्लैरिटी. There is no requirement of memorizing the things. We have always tried, and my intent and interest is very clear to make this subject more interesting, more exciting than any other subject. Stay connected, keep watching. We are all here to support you. Thank you and best of luck.